हम देख रहे थे कि ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन और सामाजिक और सांस्कृतिक नीति के अंदर हम पढ़ने वाले थे न्यायिक संगठन किस तरीके से किया जाए। हाउ वी डेवलप न्यायिक संगठन, इट्स जुडिशली ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट। सो हाउ द जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप, न्यायिक संगठन किस तरीके से डेवलप किया गया। तो दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था को नींव अंग्रेजों में ने रखी थी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे और सुदृढ़ बनाया। हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की गई जिसका प्रमुख जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य यहाँ पर होता था। इस तरह कॉर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदों को अलग अलग कर दिया और जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पहले दीवानी अपील के 4 प्रांतीय अदालतों में की जा सकती थी। अपील की जो आखिरी सुनवाई है सदर दीवान अदालत भी कर सकती थी। जिला अदालत के नीचे यहाँ पर रजिस्ट्रार की अदालतें थी जिनके प्रधान यूरोपवासी होते थे, और अनेक छोटी अदालतें थी जिनके प्रधान भारतीय जज होते थे, जिन्हें मुसीफ या अमीन कहा जाता था। फौजदारी मुकदमों का निपटारा करने के लिए कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीजनों में यहाँ पर बांट दिया। उसने उनमें से हर एक में एक क्षेत्रीय अदालत, क्षेत्रीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित किया जिसके प्रधान नागरिक सेवा के लोग होते थे, और इन अदालतों के नीचे छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मजिस्ट्रेट होते थे। क्षेत्रीय न्यायालय जैसे कोर्ट ऑफ सर्किट के फैसलों के खिलाफ सदर निजामत अदालत में अपील की जा सकती थी। फौजदारी अदालतों ने मुस्लिम फौजदारी कानून को संशोधित किया और कम सख्त रूप से लागू किया, जिससे शरीर के अंगों को काटने और इस प्रकार की अन्य सजाएं देने की मना यहाँ पर कर दी गई थी। दीवानी अदालत ने उस पारंपरिक कानून को लागू किया जो किसी क्षेत्र या जनता के किसी हिस्से के बीच बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा था। बेल्जियम बेंटिंक ने 1831 में यहाँ पर अपील की। 1831 में अपील करके प्रांतीय अदालतों और क्षेत्रीय न्यायालयों को खत्म कर दिया और उनका काम पहले कमिश्नरों और बाद में जिला जजों और जिला कलेक्टरों को यहाँ पर सौंप दिया गया। बेंटिंग ने न्यायिक सेवा में काम करने वाले भारतीयों के दर्जे और अख्तियार बढ़ा दिए। उसने भारतीयों को डिप्टी मजिस्ट्रेट, सबॉर्डिनेट जज और प्रिंसिपल सदर अमीन यहाँ पर नियुक्त किया। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय यहाँ पर स्थापित किए गए थे। अधिनियम और पुराने कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रियाओं के द्वारा अंग्रेजों ने कानून की एक नई प्रणाली स्थापित की। भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी जो लंबी परंपरा और रिवाज से निकली थी। यद्यपि उनके कानून शास्त्रों और शरीयत या शाही फरमानों पर आधारित थे। हालांकि अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानूनों को लागू करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली यहाँ पर विकसित की। उन्होंने रेगुलेशन लागू किए, तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया और उन्हें बहुधा न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा सुव्यवस्थित करके आधुनिक बनाया। 1833 के चार्टर एक्ट के कानून बनाने के सारे अख्तियार काउंसिल की सहमति से गवर्नर जनरल को यहाँ पर सौंप दिए गए। इन सब का मतलब था कि अब भारतीय उत्तरोत्तर मानव निर्मित कानून के तहत रहेंगे, जो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं। मानव में स्पष्ट रूप से मानवीय तर्क की उपज थे। दूसरे शब्दों में लोग उन कानूनों के तहत नहीं रहेंगे जिनका आंख मूंद कर पालन करना पड़ता था, और उसके औचित्य पर इसलिए उंगली नहीं उठाई जाती क्योंकि वे देवीय हैं और इसलिए पवित्र माने जाते हैं। सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग, लॉ कमीशन यहाँ पर नियुक्त किया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, पश्चिम देशों के लाई गई दीवानी प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया संहिताएं, कानूनों को अन्य संहिताएं यहाँ पर आ गई थी। अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू हो गए और उन्हें न्यायालयों के समरूप प्रणाली के जरिए लागू किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत को न्यायिक रूप से एक सूत्रबद्ध किया गया था। फिर हम बात करते हैं कानून का शासन। जिस तरीके से हम कानून का शासन यहाँ पर किस तरीके से चल रहा था, कानून के हिसाब से ही यहाँ पर शासन किया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कानून का शासन। तो कानून के हिसाब से शासन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी। अंग्रेजों ने कानून के शासन या विधि शासन, रूल ऑफ लॉ की आधुनिक अवधारणा को लागू किया। इसका तात्पर्य था कि उसका प्रशासन कम से कम सैद्धांतिक रूपों में कानून के अनुसार चलाया जाएगा।
न कि शासन की सनक और व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार। कानून ने प्रजा के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। बेशक व्यवहार में अफसरशाही और पुलिस को मनमाने अख्तियार थे, उन्होंने जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप किया। कानून का शासन कुछ हद तक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी था। यह सही है कि भारत के पिछले शासक आमतौर से रीति रिवाज से बंधे होते थे, मगर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रशासनिक कदम उठाने का कानूनी अधिकार था। उससे बड़ी कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जिसके सामने उसकी कार्यवाहियों को चुनौती दी जा सके। कभी कभी भारतीय शासकों और सरदारों ने अपनी इच्छा अनुसार इस शक्ति का प्रयोग किया। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रशासन मुख्य रूप से कानून के आधार पर न्यायालयों द्वारा उनकी की गई व्याख्या के अनुसार चलाया जाता था। कानून बहुधा त्रुटिपूर्ण होते थे। कानून जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं बल्कि विदेशी शासकों के द्वारा निरंकुश तरीकों से बनाए जाते थे। कानून सरकारी कर्मचारियों और पुलिस के हाथों में काफी अख्तियार दे देते थे, मगर शायद एक विदेशी राज्य के अंतर्गत एक अवश्य भावी था। विदेशी राज स्वायत्त, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रवादी नहीं हो सकता था। फिर कानून के सम्मुख समानता, कि कानून के सामने सभी हैं, वो समान हैं। तो उसको यहाँ पर बताया गया कि कानून के सम्मुख समानता यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फिर कानून। तो ये आपका हो जाएगा कानून के सम्मुख समानता। ठीक है। तो अंग्रेज राज्य के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी। इसका मतलब था कि कानून की निगाहों में सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों का पर लागू होता था। पहले न्याय प्रणाली जो थी जाति के भेदभावों का ख्याल करती थी, तथा कथित उच्च जाति और निम्न जाति के बीच यहाँ पर भेदभाव करती थी। एक ही अपराध के लिए एक गैर ब्राह्मण की अपेक्षा एक ब्राह्मण को हल्का दंड दिया जाता था। इसी प्रकार जमींदारों और सामंतों को वास्तविक रूप से इतना कड़ा दंड नहीं दिया जाता था जितना एक आम आदमी को दिया जाता था। वस्तुतः उनके खिलाफ उनके कार्यवाहियों के लिए अक्सर मुकदमा नहीं चलाया जाता था। अब दीनहीन लोग भी न्यायालय में जा सकते थे। मगर कानून के सम्मुख समानता की इस उत्कृष्ट सिद्धांत को एक अपवाद भी कहा जाता है। वह यह है कि यूरोप वासी और उनके वंशजों के लिए अलग अलग अदालत, यहाँ तक कि अलग कानून भी थे। उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे। अनेक अंग्रेज अधिकारी, सैनिक अधिकारी, बागान मालिक, सौदागरों ने भारतीय लोगों के साथ अहंकारी, निष्ठुर और क्रूर व्यवहार किया। लेकिन जब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के प्रयास हुए, तब उन्हें अप्रत्यक्ष और अनुचित संरक्षण दिया गया था। फलस्वरूप मुकदमों की सुनवाई करने वाले अनेक यूरोपीय जजों ने उन्हें हल्की सजा दी थी, या ऐसे ही उनको रिहा कर दिया गया था। तो जैसे कि हमने देखा कि उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे, फलस्वरूप प्राय न्याय की हत्या यहाँ पर हो जाती थी। व्यवहार में एक प्रकार की कानूनी समानता उभर कर आई। न्याय काफी महंगा हो गया क्योंकि कोर्ट की फीस का भुगतान करना पड़ता था, वकील करने पड़ते थे, गवाहों के खर्च को पूरा करना पड़ता था। आमतौर से कचहरियां दूर शहरों में होती थी। मुकदमे बरसों तक चलते थे। जटिल कानून अशिक्षित और गैर जानकार किसानों की समझदारी से बाहर थे। निरपवाद रूप से धनी लोग कानून और कचहरियों को अपने पक्ष में मोड़ लेते थे। किसी गरीब आदमी को निचली अदालत से अपील सुनने वाली सबसे बड़ी अदालत तक न्याय की लंबी प्रक्रिया में ले जाना और फलस्वरूप उसे पूरी तरीके से बर्बाद करने की धमकी ही उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देती थी। इसके अलावा पुलिस और शेष जो प्रशासकीय तंत्र के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण न्याय यहाँ पर नहीं मिल पाता था। अधिकारी बहुत बार धनी लोगों का पक्ष लेते थे। बिना सरकारी कार्यवाही से डरे जमींदार रैयतों पर अत्याचार करते थे। इसके विपरीत अंग्रेज राज्य के पहले जो न्याय प्रणाली थी वह अपेक्षाकृत अनौपचारिक, सीट्स और कम खर्चीली थी। यद्यपि नई न्याय प्रणाली प्रगतिशील थी, वह कानून के शासन और कानून के सम्मुख समानता के प्रशासकीय सिद्धांत और विवेकपूर्ण और मानवोचित मानव निर्मित कानून पर आधारित थी। तथापि यहाँ पर कुछ अन्य दृष्टियों में इसमें खराबी आ जाती है कि जैसे कि अब वह बहुत खर्चीली हो गई थी और लोगों को न्याय पाने में काफ़ी विलम्ब यहाँ पर होता था। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक नीति उस समय किस तरीके से थी। समाज में जो नीतियाँ बनाई गई थी वो किस तरीके से बनाई गई थी, और सांस्कृतिक जो नीतियाँ बनाई गई थी
वो यहाँ पर किस तरीके से बनाई गई थी। तो हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। सांस्कृतिक नीति किस तरीके से यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक नीति है ब्रिटिश भारत में काम कर रही थी। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और विनियमन ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों के हित में किया था। ब्रिटिश लोग चाहते थे कि किस तरीके से ब्रिटिश का व्यापार है उद्योगों को हित में ध्यान में रख करके हम यहाँ पर नीतियाँ बनाएं। व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी के लिए एक आधुनिक प्रशासन व्यवस्था की यहाँ पर स्थापना की गई। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गैर हस्तक्षेप की यहाँ पर नीति अपनाई। मगर 1813 के बाद की अगर हम बात करें, उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए यहाँ पर सक्रिय कदम उठाए। इसके लिए उन्होंने 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में नए हितों और नए विचारों का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य में आरंभ हुई थी। इसके फलस्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद का विकास ब्रिटिश समाज के सभी पहलुओं को तेजी से बदल रहा था और औद्योगिक हितों ने भारतीयों को अपनी वस्तुओं के लिए बड़े बाजार के रूप में बदलना चाहा। ऐसा केवल शांति बनाए रखने की नीति के जरिए नहीं हो सकता था, बल्कि इसके लिए भारतीय समाज के रूपांतरण और आधुनिकरण की यहाँ पर आवश्यकता थी। तो इस प्रकार इतिहासकार जो थे वो थे थॉमसन और गॉरेंट के शब्दों में हम बात करें, पुरानी बंटवारे की मनोदशा और तरीके आधुनिक उद्योगवाद और पूंजीवाद की मनोदशा और तरीकों में यहाँ पर बदल गए थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानवीय प्रगति की नई प्रत्याशा उत्पन्न कर दी थी और 18वीं और 19वीं सदियों के दौरान ब्रिटेन और यूरोप में नए विचारों का एक नया ज्वार यहाँ पर देखा गया, जिसने भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण को यहाँ पर प्रभावित किया। सारे यूरोप में सोच विचार तौर तरीके और नैतिकता के नए दृष्टिकोण सामने आ रहे थे। 1789 की महान फ्रांसीसी क्रांति ने अपने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के संदेश द्वारा शक्तिशाली जनतांत्रिक भावनाएं उत्पन्न की थी और आधुनिक राष्ट्रीयता की शक्ति को यहाँ पर फैलाया था। नई प्रवृत्ति का चिंतन के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बेंकन, लॉक, वाल्टेयर, रूसो, कांट, एडम स्मिथ और बेथम और साहित्य के क्षेत्र में वर्ड्सवर्थ, वायरन, शैली और चार्ल्स डिफेंस ने यहाँ पर किया था। नया चिंतन 18वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति से यहाँ पर उत्पन्न हुआ था और स्वभावतः एक नए चिंतन का प्रभाव है भारत में महसूस किया गया और उसने सरकार की शासकीय धारणाओं को भी कुछ हद तक यहाँ पर प्रभावित किया था। नए चिंतन की यहाँ पर तीन मुख्य विशेषताएं थी: विवेकशीलता या तर्क और विज्ञान में विश्वास, मानवतावाद या मनुष्य के प्रति प्रेम और मानव की प्रवृत्ति करने की क्षमता में आस्था। विवेकशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात का सूचक था कि केवल वही चीज सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में जिसकी परीक्षा की जा सके। 17वीं और 18वीं सदी की वैज्ञानिक प्रगति और उद्योग में विज्ञान के प्रयोग से प्राप्त उत्पादन की विशाल शक्तियां मानवीय तर्क शक्ति का प्रकट प्रमाण थी। मानवतावाद इस धारणा पर आधारित था कि प्रत्येक मानव प्राणी अपने आप ही साध्य है और इसी रूप में उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसे महत्व दिया जाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह दूसरों को अपने सुख का माध्यम समझे, तो ये अपने आप में साध्य है। ये मानवतावाद की धारणा थी। मानवतावादी दृष्टिकोण ने व्यक्तिवाद, उदारवाद और समाजवाद के सिद्धांतों को यहाँ पर जन्म दिया। प्रगति के सिद्धांत के अनुसार सभी समाजों को समय के साथ अवश्य बदलना होता है। कोई भी चीज न जड़ थी और न जड़ हो सकती है। इसके अलावा मनुष्य की प्रकृति और समाज को विवेकशील और उचित रूपरेखा के अनुसार फिर से डालने की यहाँ पर क्षमता है। यूरोप में चिंतन की नई लहरों का पुराने दृष्टिकोण से टकराव हुआ। भारत संबंधी नीति निर्धारण करने वालों और भारतीय प्रशासन चलाने वालों के बीच में दृष्टिकोण में संघर्ष हुआ। पुराने दृष्टिकोण को रूढ़िवादी या परंपरागत दृष्टिकोण कहा गया और यह दृष्टिकोण भारत में यथासंभव कम से कम परिवर्तन करने का पक्षपाती था। शुरुआत में इस दृष्टिकोण के प्रतिनिधि वॉरेन हेस्टिंग्स और प्रसिद्ध लेखक और तथा सांसद एडमंड वर्क थे और बाद के प्रतिनिधि प्रसिद्ध अफसर मुनरो, मेलक, एल्फिस्टन और मेटकाफ थे। रूढ़िवादियों का कहना था कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न थी, मगर अवश्य भावी रूप से उससे निकृष्ट नहीं थी।
उनमें से अनेक भारतीय दर्शन और संस्कृति की इज्जत और प्रशंसा करते थे और ये महसूस करते थे कि कुछ पश्चिमी विचारों और रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे लागू किया जाए। सामाजिक स्थिरता को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने तेज बदलाव के किसी भी कार्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने महसूस किया कि व्यापक और जल्दीबाजी में किए गए परिवर्तन देश में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। इंग्लैंड और ब्रिटेन के बिल्कुल अंत तक भारत में रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रभावशाली बना रहा। वस्तुतः भारत में ब्रिटिश अफसरों का बहुमत आम तौर से रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाला था। 1800 तक रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर बड़ी तेजी से नया दृष्टिकोण आने लगा, जो भारतीय समाज और संस्कृति का कटु आलोचक था। भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की गई और उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। भारतीय रीति रिवाज की असभ्यता का प्रतीक माना गया और भारतीय संसाधनों को या भारतीय संस्थानों को भ्रष्ट और पतनोन्मुखी बतलाया गया और भारतीय चिंतन को संकीर्ण और अवैज्ञानिक बताया गया। ब्रिटेन के अधिकांश अफसरों, लेखकों और राजनेताओं ने इस आलोचनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग भारत की राजनीति और आर्थिक दास्ता को उचित बतलाने तथा यह घोषित करने के लिए किया गया कि यह उन्नति करने योग्य नहीं है, इसलिए उसे स्थायी रूप से ब्रिटिश संरक्षण में रहना चाहिए। मगर थोड़े से अंग्रेज, जिन्हें रेडिकल्स कहा जाता जाता था, संकुचित आलोचना या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की सीमा से बाहर गए। उन्होंने विकसित मानवतावादी और विवेकशील चिंतन को भारतीय स्थिति पर लागू करने का प्रयत्न किया। विवेक बुद्धि के सिद्धांत के फलस्वरूप उनकी धारणा थी कि यह आवश्यक नहीं है कि भारत हमेशा पिछड़ा रहे, क्योंकि विवेक बुद्धि और विज्ञान के रास्ते पर चलकर सभी समाजों में उन्नति करने की क्षमता है। इस प्रकार ब्रिटिश समाज के श्रेष्ठ तत्वों को प्रतिनिधित्व करने वाले रेडिकल्स ने भारत को विज्ञान और मानवतावाद के आधुनिक प्रगतिशील संसार का हिस्सा यहाँ पर बनाना चाहा। उनके अनुसार आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अपनाकर वस्तुतः व्यापक और नए तरीके से परिवर्तन के जरिए भारत की कुरीतियों का निराकरण हो सकता है। 19वीं सदी के तीसरे दशक में भारत आने वाले कुछ अफसर भी रेडिकल्स दृष्टिकोण से गंभीर रूप से प्रभावित थे। यही नहीं, 1830 के बाद इंग्लैंड में सुधारक विंग सत्तारूढ़ थे। मगर यहाँ पर इस बात पर बल देने की जरूरत है कि ऐसे ईमानदार और लोक हितैषी अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। ब्रिटिश प्रशासन पर इनका प्रभाव कभी निर्णायक नहीं रहा है। ब्रिटिश भारत के प्रशासन में शासक तत्व साम्राज्यवादी और शोषक बने रहे। वे नए विचारों, सुधारवादी उपायों को तभी और उसी हद तक लागू करते थे जब व्यापारिक हितों या मुनाफे की प्रवृत्तियों में वे नहीं टकराते थे। भारत का आधुनिकीकरण उस हद तक भी हो सकता था जिससे कि अपेक्षाकृत आसानी से और पूरे तौर पर ब्रिटिश भारत के संसाधनों को अपने हित में शोषण कर सके। इस प्रकार भारत के आधुनिकीकरण को अनेक अंग्रेज अधिकारी, व्यवसायियों और राजनेताओं ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश वस्तुओं का बेहतर ग्राहक बनाना था और उन्हें विदेशी शासन स्वीकार करने के लिए तैयार करना था। जैसा कि उन्होंने ब्रिटेन में किया था, उसी तरह जनतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए भी प्रयास करने के बदले उन्होंने भारत में एक अपेक्षाकृत अधिक सत्तावादी शासन की मांग की, जिसे उन्होंने पितृसत्तावादी कहा, और इस दृष्टि से वे रूढ़िवादियों के यहाँ पर साथ थे। रूढ़िवादी भी पितृसत्तावादी के कट्टर हिमायती थे। उनके अंतर्गत भारतीय जनता के साथ बच्चों जैसा व्यवहार किया गया, उन्हें प्रशासन से अलग रखा जाएगा। भारत स्थित ब्रिटिश प्रशासकों की मूल दुविधा यही थी कि कुछ सीमा तक आधुनिकीकरण के बिना भारत में ब्रिटिश हितों को नहीं साधा जा सकता, परंतु पूर्ण आधुनिकीकरण ऐसी शक्तियों को जन्म देता है जो उनके हितों के विरुद्ध जाती है और आगे चलकर देश में ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए खतरे पैदा कर देती है। इसलिए उन्हें आंशिक आधुनिकीकरण की अत्यंत सावधानी से संतुलित नीति यहाँ पर अपनानी पड़ी, और इस नीति का मतलब था कि कुछ क्षेत्रों में उनके रास्ते में रोड़े अटकना या उसे नहीं होने देना। दूसरे शब्दों में आधुनिकीकरण को भी उपनिवेशवादी सीमा के भीतर रखना था। भारतीय समाज और संस्कृति के आधुनिकीकरण की नीति को ईसाई धर्म प्रचारकों और विल्बरफोर्ड्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स ग्रांट जैसे धर्मपरायण लोगों ने बढ़ावा दिया, जो चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म फैले। उन्होंने भी भारतीय समाज के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया, मगर उनके ऐसा धार्मिक आधार पर किया। उनका विश्वास था कि ईसाई धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है और अन्य सारे धर्म झूठे हैं। उन्होंने पश्चिमीकरण के एक कार्यक्रम को इस उम्मीद से समर्थन किया कि उनके परिणाम स्वरूप अंतोगत्वा देश ईसाई धर्म को अपना लेगा, और उन्होंने सोचा कि पाश्चात्य ज्ञान की रोशनी अपने धर्मों में लोगों के विश्वास को खत्म कर देगी और उन्हें ईसाई धर्म का स्वागत करने और उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए उन्होंने देश के आधुनिक स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले। मगर
धर्म प्रचारकों को विवेकशील और रेडिकल्स का बहुधा अनचाहे सहायक होना पड़ता था। रेडिकल्स का वैज्ञानिक दृष्टिकोण न केवल हिंदू और मुस्लिम पौराणिक कथाओं की बल्कि ईसाई पौराणिक कथाओं की जड़ें भी खोता था। जैसा कि हम बात करते हैं, प्रोफेसर एच एच डाडविल ने बतलाया कि अपने ही देवताओं की मान्यताओं पर शंका करने की शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने पाश्चात्य प्रभाव में आए भारतीयों ने बाइबिल की प्रामाणिकता और उसके वृत्तांत की सच्चाई पर भी संदेह यहाँ पर व्यक्त किया। धर्म प्रचारकों ने पितृसत्तावादी साम्राज्यवादी नीतियों का भी समर्थन किया, क्योंकि वे कानून और व्यवस्था और ब्रिटिश प्रभुत्व को अपने धार्मिक प्रचार को काम के लिए आवश्यक समझते थे। और यहाँ पर यह आशा दिलाकर कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले ब्रिटिश वस्तुओं के अच्छे ग्राहक होंगे, उन्होंने ब्रिटिश सौदागरों और विनिर्माताओं से उनका समर्थन प्राप्त करना चाहा। रेडिकल्स को राजा राममोहन राय और उसी तरह के अन्य भारतीयों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। ऐसा ऐसे भारतीय इस तथ्य के प्रति सचेत थे कि उनका देश और समाज काफी नीचे गिर गया है। वे जाति संबंधी पूर्वाग्रह व अन्य सामाजिक कुरीतियों से ऊब गए थे। उनका विश्वास था कि भारत की मुक्ति विज्ञान और मानवतावाद के द्वारा ही हो सकती है। हम इन भारतीयों के दृष्टिकोण और गतिविधियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने व्यापक रूप से आधुनिकरण के बदले सावधानी और धीमी गति से नए परिवर्तन लाने की नई नीति अपनाई, जिसके लिए जिम्मेदार अन्य कारणों में भारत स्थित ब्रिटिश अधिकारियों में रूढ़िवादी दृष्टिकोण का बोलबाला और यह धारणा थी कि भारतीयों की धार्मिक ख्यालों और सामाजिक रिवाजों में हस्तक्षेप करने से भारतीय जनता के बीच क्रांतिकारी प्रतिक्रिया हो सकती है। यहाँ तक कि अत्यंत कट्टर रेडिकल्स ने भी इस चेतावनी की ओर ध्यान दिया, क्योंकि ब्रिटिश शासक वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने भी भारत में ब्रिटिश शासन की सुरक्षा और स्थायित्व की कामना की। इसके सामने हर अन्य विचार का महत्व गौण था। वस्तुतः आधुनिकरण की नीति को 1858 के बाद धीरे धीरे छोड़ दिया गया, क्योंकि भारतीय योग्य शिष्य सिद्ध हुए और वे अपने समाज के आधुनिकरण और अपनी संस्कृति पर जोर देने की दिशा में बढ़े। उन्होंने मांग की कि उन पर स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार शासन किया जाए। ब्रिटिश लोगों ने सुधारकों को अपना समर्थन देना क्रमशः बंद कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने समाज के कट्टरपंथियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिकता को यहाँ पर बढ़ावा दिया। फिर लोकोपकारी यहाँ पर कार्यवाहियाँ की गई थी। अब लोकोपकारी कार्यवाही किस तरीके से की गई थी, क्या उस समय लोकोपकारी कार्यवाही है वो की गई थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं लोकोपकारी कार्यवाहियाँ। ठीक है। तो भारतीय समाज को उनकी कुरीतियों से मुक्त करने के लिए किए गए ब्रिटिश सरकार के प्रयास कुल मिलाकर बहुत कम थे, इसलिए उनका कुछ विशेष परिणाम नहीं हुआ। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने की कार्यवाही। विलियम बेंटिंग ने घोषित किया कि पति की चिंता पर विधवा के जल मरने की कार्यवाही में जो भी सहयोगी होंगे उन्हें अपराधी माना जाएगा। और इससे पहले ब्रिटिश शासकों ने सती प्रथा को रोकने के प्रश्न पर उदासीन रुख अपनाया था। उन्हें डर था कि सती प्रथा के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही करने से रूढ़िवादी भारतीय नाराज हो जाएंगे। और जब राम मोहन राय और अन्य प्रबुद्ध भारतीय और धर्म प्रचारकों ने इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने के लिए लगातार आंदोलन किए, तब जाकर सरकार सती प्रथा को रोकने के लिए लोकोपकारी कदम उठाने के लिए सहमत हुई। भूतकाल में अकबर और औरंगजेब, पेशवाओं और जयपुरों के राजा जयसिंह ने इस कुप्रथाओं को दबाने के लिए प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। कुछ भी हो, इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने के लिए बेंटिक प्रशंसा का पात्र है। और इस कुप्रथा के कारण 1815 से 1818 के बीच केवल बंगाल में ही 800 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। और बेंटिंग इसलिए भी प्रशंसा का पात्र है कि उसने सती प्रथा के रूढ़िवादी समर्थकों के विरोध के सामने झुकने से इनकार कर दिया। पैदा होते ही लड़कियों को मार देने की प्रथा कुछ राजपूत खानदानों व अन्य जातियों में प्रचलित थी। इसके प्रमुख कारण थे लड़ाइयों में बड़ी संख्या में मरने के कारण, नौजवानों की कमी और ऊसर क्षेत्रों में जीविकोपार्जन में कठिनाइयाँ। यह प्रथा पश्चिम और मध्य भारत में दहेज की कुप्रथा के भयंकर रूप में विद्यमान होने के कारण प्रचलित थी। शिशु हत्या को रोकने के संबंध में कानून 1795 और 1802 में बनाए गए, मगर उन्हें सख्ती से बेंटिंग और हार्डिंग ने भी लागू किया था। हार्डिंग ने नरबलि की प्रथा को खत्म करने के लिए भी कानून बनाया, और यह प्रथा गोंड नाम की आदिम जाति में प्रचलित थी। भारत सरकार ने 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया, और सरकार ने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों द्वारा
इसके पक्ष में लगातार आंदोलन चलाने के बाद यह कार्यवाही की और इस कानून के तत्कालिक प्रभाव कुछ विषय विशेष यहाँ पर नहीं हुए थे। इन सब सरकारी सुधारों ने भारतीय समाज व्यवस्था को सतही तौर पर ही प्रभावित किया और जनता के विशाल बहुमत के जीवन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। शायद एक विदेशी सरकार के लिए इससे अधिक कुछ करना संभव भी नहीं था। फिर आधुनिक शिक्षा का प्रसार किस तरीके से हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का प्रसार। ठीक है। तो अंग्रेज आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में अधिक सफल रहे। निसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से नहीं हुआ था। ईसाई धर्म प्रसारकों और बड़ी संख्या में प्रबुद्ध भारतीयों ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रजा की शिक्षा में नाम मात्र की यहाँ पर दिलचस्पी दिखाई और वह मुनाफा कमाने वाली एक व्यापारिक संस्था यहाँ पर रही है। परंतु इसके दो बहुत से छोटे अपवाद रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में मुस्लिम कानून और संबंध विषयों के अध्ययन और पढ़ाई के लिए कलकत्ता मदरसा यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक है। और जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया था। वह वाराणसी में रेजिडेंस था। दोनों संस्थाओं की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि उनसे कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सकेंगे। धर्म प्रचारकों और उनके समर्थक और अनेक लोकोपकारी व्यक्तियों ने कंपनी पर तुरंत दबाव डालना आरंभ किया और वह भारत में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दे। यद्यपि अनेक भारतीय सहित समाज सेवी लोगों की धारणा थी कि आधुनिक ज्ञान ही देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रुचियों का सर्वोत्तम दया है। तो यही सर्वोत्तम दवा है। लेकिन धर्म प्रचारकों को विश्वास था कि आधुनिक शिक्षा अपने धर्म में लोगों की आस्था को खत्म कर देगी और वे ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित होंगे। एक मामूली सी शुरुआत 1813 में की गई। वह चार्टर एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने और देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत यहाँ पर शामिल कर लिया गया और इस एक्ट के तहत कंपनी को इस उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया था। मगर 1823 तक कंपनी के अधिकारियों ने इस काम के लिए यह तुच्छ रकम भी नहीं दी थी। वर्षों तक देश में इस प्रश्न को लेकर के काफी वाद विवाद चलता रहा और यह खर्च किस दिशा में गया चला जाए। कुछ लोगों का कहना था कि यह रकम केवल आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च की जाए। अन्य लोगों की इच्छा थी कि पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की पढ़ाई छात्रों को नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए की जाए। मगर मुख्य तौर पर या मुख्य जोर है परंपरागत भारतीय विद्या के प्रसार पर दिया जाए। जो पाश्चात्य विद्या का प्रसार चाहते थे उनके बीच इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया। आधुनिक स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा का कौन सा माध्यम अपनाया जाए। कुछ लोगों ने भाषाओं जिन्हें उस समय यहाँ पर वर्नाकुलर कहा जाता है इसके प्रयोग की सिफारिशें की, जबकि अन्य लोगों ने अंग्रेजी के इस्तेमाल की यहाँ पर वकालत की। दुर्भाग्यवश इस प्रश्न को लेकर के काफी उलझन पैदा हो गई। अनेक लोग माध्यम के रूप में अंग्रेजी और अध्ययन के विषय में अंग्रेजों के बीच तथा माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं और अध्ययन के मुख्य विषय वस्तु के रूप में परंपरागत भारतीय विद्या के बीच भेद नहीं कर पाए थे। दोनों विवाद 1835 में तब खत्म हो गए जब भारत सरकार ने निर्णय किया कि जो भी सीमित संसाधन यह देने को तैयार हैं उन्हें वह पाश्चात्य विज्ञान और पाश्चात्य साहित्य को केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाने के लिए लगाएगी। लॉर्ड मैकाले उस समय गवर्नर जनरल की काउंसिल की विधि सदस्य था। उसने एक प्रसिद्ध आलोक पत्र में यह तर्क दिया था कि भारतीय भाषाएं इतनी विकसित नहीं हैं कि इस उद्देश्य का पूरा कर सके और प्राच्य विद्या यूरोपीय विद्या से बिल्कुल निकृष्ट है। और यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि मैकाले के विचार विज्ञान और चिंतन के क्षेत्रों में भारत की भूतकालीन उपलब्धियों के प्रति पूर्वाग्रह और अज्ञान से भरे हुए थे, फिर भी उनका यह दावा सही था कि भौतिक और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों में यूरोपीय ज्ञान तत्कालिक भारतीय ज्ञान से श्रेष्ठ था। एक जमाना था जब भारतीय ज्ञान सबसे अधिक उन्नत था, पर बहुत दिनों से यह गतिहीन हो गया था और वास्तविकता से उन्होंने कोई भी संपर्क नहीं रह गया था। इसलिए राजा राममोहन राय के नेतृत्व में उस समय के अधिकांश प्रगतिशील भारतीयों ने जोरदार ढंग से पाश्चात्य ज्ञान के अध्ययन की वकालत की।
वे पाश्चात्य ज्ञान को आधुनिक पश्चिम के वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक चिंतन के खजाने की कुंजी के रूप में देखते थे। उन्होंने यह भी माना कि परंपरागत शिक्षा ने अंधविश्वास, डर और सत्तावाद को जन्म दिया है, और दूसरे शब्दों में उन्होंने माना कि देश की मुक्ति आगे बढ़ने में है, पीछे जाने में नहीं। वस्तुतः 19वीं और 20वीं सदियों में किसी भी प्रमुख भारतीय ने इस दृष्टिकोण को कभी नहीं छोड़ा। इसके अतिरिक्त आधुनिक इतिहास के संपूर्ण काल में पाश्चात्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उत्सुक भारतीयों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आधुनिक दर्रे पर अपनी शैक्षिक गतिविधियों को प्रसार करे। भारत सरकार ने विशेषकर बंगाल में 1835 के निर्णय पर तेजी से कार्यवाही की, और उसने स्कूल और कॉलेजों में अंग्रेजों की शिक्षा को माध्यम बना दिया, और उसने बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने के बदले थोड़े से अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज यहाँ पर खोले थे। लोक शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण बाद में इस नीति की तीव्र आलोचना हुई। वस्तुतः आधुनिक और उच्चतर शिक्षा संस्थान खोलने पर जोर देने की नीति यहाँ पर गलत नहीं थी। अगर कुछ नहीं तो प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों को शिक्षित और प्रोत्साहित प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेजों की आवश्यकता थी, मगर उच्च शिक्षा के प्रसार के साथ ही आम जनता को शिक्षित करने का काम भी हाथ में लिया जाना चाहिए था। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि यह शिक्षा पर मामूली रकम से अनेक खर्च करना नहीं चाहती थी। शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए अधिकारियों ने तथाकथित अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या नीचे की ओर छनकर जाने के सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सहारा लिया। चूंकि शिक्षा के मद में की गई धनराशि के द्वारा मुट्ठी भर लोगों को शिक्षित किया जा सकता था, इसलिए यह तय हुआ कि उसे उच्च या मध्यम वर्गों के लोगों से थोड़े से लोगों को शिक्षित करने पर खर्च किया जाए। उन लोगों से यह आशा की जाती थी कि वे जनसाधारण को शिक्षित करने और उसके बीच आधुनिक विचारों का प्रसार करने का काम अपने ऊपर वो ले लेंगे। तो इस प्रकार यह समझा गया कि शिक्षा और आधुनिक विचार उच्च वर्गों से छन छन कर निकलकर निचले वर्गों के लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, और यह नीति ब्रिटिश शासन के बिल्कुल अंत तक चली। हालांकि इसे सरकारी तौर पर 1854 में छोड़ दिया गया, और यहाँ पर इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि यद्यपि शिक्षा डिस्कर नीचे नहीं गई, किंतु आधुनिक विचार बहुत हद तक आम लोगों के बीच फैले। पर शासकों ने जिस रूप से चाहा था उस रूप में ऐसा नहीं हुआ। स्कूल और पाठ्य पुस्तकों के जरिए नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं, समाचार मंचों के माध्यम से शिक्षित भारतीयों ने, बुद्धिजीवियों ने ग्रामीण और शहरी जनता के बीच जनतंत्र, राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद विरोध और सामाजिक और आर्थिक समानता और न्याय के विचारों का यहाँ पर प्रसार किया। यदि शिक्षा इन विचारों का वाहक बनी थी तो ऐसा उनके परोक्ष रूप से ही किया था। इसने लोगों को भौतिक, समाज विज्ञानी और मानविकी के कुछ साहित्य उपलब्ध कराए, जिससे उन्होंने सामाजिक विवेचन की क्षमता बढ़ी। अन्यथा इस शिक्षा का ढांचा और खाका, उनके लक्ष्य और पद्धतियां, पाठ्यक्रम की रचना साम्राज्यवाद को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। भारत में शिक्षा के विकास में भारत मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की 1854 में शिक्षा विषयक विज्ञप्ति, एजुकेशनल डिस्पैच, एक महत्वपूर्ण कदम थी। तो इस विज्ञप्ति ने भारतीय सरकार से जन शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा, और इस प्रकार उसने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को कम से कम कागजी तौर पर तो छोड़ दिया, लेकिन व्यवहार में सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ भी नहीं किया था। उस पर नाम मात्र खर्च किया। विज्ञप्ति द्वारा किए गए निर्देशों के अनुसार सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग बने। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में संबंधकारी एफिलिएशन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम दो स्नातकों में से एक थे। सभी बड़े बड़े दावों के बावजूद कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज के अधीन भारत सरकार ने भारत में पाश्चात्य विद्या या किसी भी अन्य विद्या के प्रसार में वस्तुतः कोई गंभीर दिलचस्पी यहाँ पर नहीं ली थी। यहाँ तक कि सीमित प्रयास किया गया, और उन कारकों का परिणाम था जिनका लोक कल्याण की भावनाओं से कोई संबंध नहीं था। इस दिशा में आधुनिक शिक्षा के पक्ष में प्रगतिशील भारतीय, विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक के लोकोपकारी अवसरों व अन्य अंग्रेजों का आंदोलन कुछ महत्व यहाँ पर रखता है। मगर सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रशासन का खर्च का कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छोटे कर्मचारियों को बड़ी और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया सके। शिक्षित भारतीय अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे। इन कामों के लिए पर्याप्त संख्या में अंग्रेजों को बाहर से लाना बहुत ही वर्चीला और असंभव था। सस्ते क्लर्कों की संख्या बढ़ाने पर जोर देने के फलस्वरूप स्कूल और कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी, जिससे वहां शिक्षा प्राप्त करने वाले को कंपनी के प्रशासन में काम करने लायक बनाया जाए। साथ ही इन संस्थानों ने अंग्रेजी पर जोर दिया, जो स्वामी और प्रशासन की भाषा थी।
अंग्रेजी की शिक्षा नीति का एक अन्य प्रयोजन इस धारणा से निकला है कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में बनी वस्तुओं को बाजार का भारत में विस्तार करेंगे। अंत में पाश्चात्य शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी, विशेषकर इस कारण से कि उसने भारत के ब्रिटिश विजेताओं और उसके प्रशासन की महिमा का गान किया है। उदाहरण के लिए मैकाले ने निर्देश दिया था कि हमें ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं दुभाषीय का काम कर सके। यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि विचार और आचरण और बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज बने। इस तरह अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा का उपयोग देश में अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत बनाने के लिए करना चाहा। परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे सरकारी समर्थन के अभाव और उससे भी अधिक 1844 की सरकारी घोषणा के कारण समाप्त हो गई, जिसके अनुसार सरकारी रोजगारों के लिए आवेदन करने वालों के अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए था। और इस घोषणा ने अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों को अधिक लोकप्रिय बना दिया और अधिकाधिक छात्रों की परंपरागत स्कूलों को छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया था। शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य कमजोरी थी कि आम जनता की शिक्षा की अपेक्षा उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में जन साक्षरता की स्थिति 1821 की तुलना में 1921 में शायद ही अच्छी थी। 1911 में 94% और 1921 में 92% भारतीय निरक्षर थे। शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजों के ऊपर अधिक जोर से जनता में शिक्षा का प्रसार नहीं होने दिया गया था। उसमें शिक्षित लोगों और जनता के बीच भाषा और संस्कृति की खाई पैदा करने की प्रवृत्ति भी यहाँ पर नजर आने लगी। चूंकि छात्रों को स्कूली और कॉलेजों में फीस देनी पड़ती थी, इसलिए शिक्षा काफ़ी महंगी थी। अतः धनी वर्गों और शहरी लोगों का इस पर एकाधिकार हो गया। लगभग 100 साल तक यह शिक्षा इतनी सीमित थी कि यह परंपरागत शिक्षा की क्षति को भरपाई करने में भी असफल रही। प्रारंभिक शिक्षा नीति में सबसे बड़ी खामी थी लड़कियों की शिक्षा की अवहेलना। लड़कियों की शिक्षा के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसा अंशतः इसलिए हुआ कि सरकार चिंतित थी कि रूढ़िवादी भारतीयों की भावनाओं को चोट न पहुंचे। इससे भी बढ़कर यह बात थी कि विदेशी अधिकारियों की नज़र में स्त्री शिक्षा को कोई तत्कालिक उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि स्त्रियों को सरकारी दफ्तरों में क्लर्क नहीं बनाया जा सकता था। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 1921 में केवल 2% भारतीय स्त्रियां लिख पढ़ सकती थी और 1919 में केवल 490 लड़कियां बंगाल प्रेसिडेंसी के हाई स्कूल की 4 उच्च कक्षाओं में पढ़ रही थी। कंपनी के प्रशासन ने वैज्ञानिक और तकनीक शिक्षा की उपेक्षा की। 1857 तक देश में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में केवल 3 ही मेडिकल कॉलेज यहाँ पर थे। उच्चतर तकनीकी शिक्षा देने के लिए केवल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में था। इसके दरवाजे केवल यूरोपीय और यूरेशियन लोगों के लिए ही खुले हुए थे। इन कमजोरियों में से अधिकांश की जड़ में वित्तीय समस्या थी। सरकार शिक्षा पर कभी भी एक मामूली रकम से अधिक खर्च करने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि 1886 में उसने अपनी लगभग 47 करोड़ रुपयों की आय में से 1 करोड़ रुपए ही शिक्षा पर खर्च किए थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ऑडियो में हम देखेंगे कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण किस तरीके से यहाँ पर हुए हैं।